हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसके तहत मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है वो लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाया था। करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें, अपनी बुक लें और इसके तहत मैं पूरे महीने भर का करंट अफेयर्स आप लोगों को कराऊंगा। तो करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो केंद्रीय बजट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ है, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया। यानी कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और इन्होंने कितने नंबर का बजट पेश किया है? तो याद रखना, 9th नंबर का, यानी 9वीं बार जो है, 9th बार जो है वो अपना बजट पेश किया 2026-2027 को। और इस बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है वो ये है कि ये बजट स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार ऐसा अवसर आया है कि बजट रविवार के दिन जारी किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बजट को पेश कब किया गया? तो बजट को पेश किया गया है रविवार के दिन, और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9 नवंबर को, मतलब सॉरी 9वीं बार जो है इसे उन्होंने लेकर आई हैं, यानी बजट पेश किया है। 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि जो दर रही है, यानी औसत आर्थिक वृद्धि दर जो रही है वो 7% रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 7% रही है। और 7% रहने के साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 7% जो है 12 वर्षों से हमारी वृद्धि दर बनी रही है। इसके अलावा कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को हम लोग देख लेते हैं कि इन आंकड़ों में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो छुपे हुए हैं। सबसे पहले वित्तीय अनुमान 2026-2027 में जो लगाया गया है वो आंकड़े जो हैं वो बेसिकली करोड़ों में दिए गए हैं। इसलिए करोड़ों में जो अनुमान दिए गए हैं, यानी कि राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, बजट का अनुमान, संशोधित अनुमान, फिर 2025-26 में बजट अनुमान, वास्तविक रूप से यानी 2024-25 में वास्तविक रूप से आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन 2026-2027 में हमारे आंकड़े जो हैं वो एक अनुमानित हैं, यानी करोड़ों में दी गई है ये बातें। यानी पूंजी प्राप्तियां कितनी हुई हैं, कुल प्राप्तियां कितनी हैं, कुल व्यय कितना हुआ है, यानी व्यय इतना हुआ है, प्राप्तियां इतनी हुई हैं, कुल प्राप्तियों में से जो वह है, यानी अगर देखेंगे तो कुल प्राप्तियां भी उतनी हैं, कुल व्यय भी इतनी है, हिसाब किताब बराबर कर दिया इन सब ने। ठीक है। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व घाटा कितना हुआ, हमें प्रभावी राजस्व घाटा कितना हुआ, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, ये सब आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को याद नहीं किया जा सकता है, टेंशन मत लेना, इसलिए मैं याद भी नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े याद नहीं किए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े याद करने में टाइम फीस हो जाएगी हमारी। चलो, अब एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है केंद्रीय राजस्व एवं व्यय में रुपया कहां से आता है और कहां को जाता है, कहां आता है कहां जाता है। तो भैया, उधार और अन्य देयताओं में देने के लिए हमें 24 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जीएसटी और अन्य कर में 18 पैसे, यानी केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के रूप में रुपया आता है, जीएसटी और अन्य व्यय के रूप में आता है। उधार और अन्य देयता में 24 पैसे आता है। आय कर में भैया 21 साल की उम्र में आय देनी पड़ती है, 21 पैसे आते हैं आय कर में। निगम कर में आते हैं 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में आते हैं 6 पैसे। कर की विभिन्न प्राप्तियों में आते हैं 15 पैसे और सीमा शुल्क में आते हैं 10 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में आते हैं 2 पैसे। इस तरीके से पूरा 100 पैसा बनता है, जो कि मुख्य रूप से अलग अलग सोर्सेस के द्वारा जो है लिया जाता है। इसके अलावा अगर देखें करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा कितना है, तो ये 22 पैसा है। वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण में 7 पैसा है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसा है, यानी जो केंद्र के द्वारा चलाई जाती है। ब्याज अदायगी में 20 पैसा जाता है। भैया, सबसे ज़्यादा पैसा अगर आता है तो जाता कहाँ है? बीबी पूछ रही है कि रुपया आया तो गया कहाँ? तो भैया, करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा देने में चला गया, कुछ वित्त आयोग और अन्य में चला गया। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसा चला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में भी गया, वो भी 20% गया है।
करों शुल्कों में राज्यों को हिस्सा बांटने में 22%, हिस्सा बांटने में केंद्र और राज्यों के बीच में 22 पैसा जाता है, ब्याज की अदायगी में 20 पैसा जाता है, तो भाई यही हो गया 42 पैसा। अपने जो सिक्योरिटी में यानी कि 1 और 1 11 हो जाएंगे, देश की रक्षा होगी, तो भैया रक्षा में 11 पैसे जाता है। आर्थिक सहायता हम 6 पैसे की देते हैं, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में 17 पैसे जाता है, पेंशन में हम 2 पेंशन देते हैं, 2 पेंशन भैया पेंशन दो हमें, ठीक है 2 पैसा, और अन्य व्यय में जाता है 7 पैसा। और इस तरीके से जो पैसा आता है वो इस तरीके से पैसा जाता भी है। 2026-37 में कर्तव्य भवन में तैयार किया गया और इस तरीके से बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य ये दिया गया है कि आर्थिक विकास को गति देना है। दूसरा कर्तव्य क्या है? आकांक्षाओं को पूरा करना है। तीसरा क्या है? सबका साथ सबका विकास करना है। ये 3 कर्तव्यों को आधार बनाया गया है। पहला कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया है। 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार किया जाए। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्निर्माण किया जाए, उद्योगों को वापस बढ़ावा दिया जाए। चैंपियन MSME बनाई जाए, अवसंरचना को सशक्त और मजबूत बनाया जाए, ठीक है, यानी कि अवसंरचना को मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो दी गई है वो ये है कि लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता लाना, नगर आर्थिक क्षेत्रों यानी कि नगर आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है, भारत के ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने और बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए अगले 5 वर्षों के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करना और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधानों की स्थापना करना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, तो इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे खोले जाने हैं। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल 3 समर्पित केमिकलों पार्क की स्थापना की जानी है। और इस तरह देखते हुए हमें जो है ग्लोबल स्केल के तहत जो है हमें कई पार्क स्थापित किए जाएंगे, केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना भी लाई गई है, ठीक है। 200 पुराने औद्योगिक समूह का पुनरुद्धार करना है भैया। SME के तहत जो भी इंडस्ट्रीज जो समूह पिछड़ चुके हैं उनका पुनरुद्धार करना है। लगभग कितने? 210,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए SME के द्वारा। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊना में आत्मनिर्भर बनानी है। पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। पूर्व में डंकुनी से पश्चिमी में सूरत का एक नया माल ढुलाई गलियारा डंकुनी जो है वो खोला गया है। 7 प्रमुख रूटों मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। और खनिज तलचर अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NH5 तलचर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस तरीके से केंद्रीय बजट में कुछ प्रावधान लाए गए हैं जिसके तहत जो है नई योजनाएं बनाकर इन्हें अधिक से अधिक विकसित किया जाना है, कनेक्टिविटी को और बेहतर करना है जिससे कि केंद्र की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाए रखें आप लोग, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए रखने के लिए उड़ान अकेडमी के इस YouTube चैनल से ज़्यादा जुड़ें, अपने जो है करंट अफेयर्स को मजबूत करें। साथ ही लूसेंट को भी आप लोगों के सामने लाया गया है, इसलिए लूसेंट भी आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं उड़ान अकेडमी में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस आप लोगों के लिए लगाई जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।